गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों के लिए फिर से अपनी क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है डेली डोज। आप लोग और हम लोग को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा पैटर्न डायलॉग है, सुबह की टी विद मी है। चाय पियो मेरी तरह और जो है खुश रहो, हैप्पी रहो और साथ में ये क्लास पढ़ते रहो। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इस क्लास में सुबह के 10 क्वेश्चंस दे देते हैं हम करंट अफेयर्स के और विद स्टैटिक जी के। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या एग्ज़ाम जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनके भरने वाले हैं, उन सब के लिए सीरीज चल रही है और लगातार सीरीज चल रही है। एक दिन भी इसमें सीरीज में मिस नहीं किया है हम लोगों ने, क्योंकि एक दिन भी अगर मिस कर देंगे तो फिर करंट अफेयर्स आपके सही नहीं हो पाएंगे। तो जैसे मैं चाय पी रहा हूँ ऐसे आप लोग भी। और हम शुरू करते हैं 3 सितंबर का करंट, 3 सितंबर का मतलब आज का। और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। इसमें स्टैटिक जी की भी बहुत सारी है, आप लोगों को बताएंगे आज, ठीक है। आए चलें पढ़ें आगे। एक मोटिवेशनल थॉट के बाद, संघर्ष ही जीवन का सहारा है, ये तो क्लियर बात है। इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। देखो, मेरा एक डायलॉग है बहुत पेटेंट, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अपने मरे बिना संघर्ष भी आपको करना है और जीवन का सहारा है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आप ये सोचो दूसरा मर जाओ और स्वर्ग आपको मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग भी संघर्ष कीजिए, ठीक है। और संघर्ष कीजिए और संघर्ष करते करते अपनी राहों को आसान बनाइए और अपनी सफलताओं को, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं इसके बारे में। कौशल्या बांध जो घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी के बारे में हम बात करेंगे। घग्गर नदी का नाम आपने शायद सुना हो ना सुना हो, बात करेंगे हम। किस भारतीय राज्य में है? तो ये पहले तो इसका आंसर लिखिए, हरियाणा में। कौशल्या बांध आया क्यों है? देखो, अभी पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस बाढ़ की वजह से ये डैम बना हुआ था इस पर, ये वाला कौशल्या डैम, इस नदी पर, घग्गर नदी पर। इस डैम में समस्याएं हुई हैं और बाढ़ का पानी जो है पूरी तरीके से फैल गया है। आप लोगों को पता है ये बात, ठीक है। यहाँ तक कि पंजाब में तो स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है, ठीक। अभी बता देते हैं हम क्या क्या है। कौशल्या बांध हरियाणा के पिंजौर के पास घग्गर नदी की एक सहायक नदी कौशल्या पर, घग्गर की सहायक नदी है कौशल्या पर स्थित है। ये इस प्रकार का बाढ़ प्रबंधन, जल भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नदी पर बना ऐसा एक बांध बनाने वाला ऐसा एकमात्र राज्य है। हमें ये नहीं पढ़ना, हमें कौशल्या बांध पढ़ना क्या है क्या नहीं है। घग्गर और हाकरा याद रखेंगे हम। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे ना, सिंधु के, इंडस के, या इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस के जितने भी थे ना, वो सब के सब नदियों के किनारे थे। और जो पंजाब, ऑलमोस्ट हरियाणा जैसे राखीगढ़ी था, या राजस्थान, एक राजस्थान, ये सब की सब जो है घग्गर, क्या नाम है? घग्गर। हाकरा नदी, याद रखेंगे ये बात, हाकरा नदी के किनारे थे। और घग्गर हाकरा नदी, घग्गर हाकरा नदी, ये सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई ना, सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई, सरस्वती नदी का क्या है ये? इसकी सहायक नदी है, सरस्वती नदी की सहायक नदी है। और सरस्वती नदी की एक और सहायक नदी है कि जिसका नाम था चौतांग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ये है, इसका ऋग्वैदिक काल में भी जिक्र है इस नदी का। और लेकिन आज इस नदी का जिक्र बचा है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी नदी थी जिसमें ये जाकर मिल जाती, सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, ठीक है। गंगा जमुना सरस्वती हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर, वैज्ञानिकों ने हाल में ही स्पेन के भूमध्य सागरीय जल में नीले ड्रैगन की दुर्लभ उपस्थिति को किस पर्यावरणीय कारक से जोड़ा है? नीला ड्रैगन क्या है बताते हैं अभी। नीला ड्रैगन एक तरीके का शैवाल है, एल्गी है, शैवाल है। ये बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? भूमध्य सागर में। बढ़ क्यों रहा है? ये सब कुछ नहीं है, इसका कारण है भूमध्य सागर का तेजी से गर्म होना, पानी का गर्म होना। और ये बढ़ेगा तो और चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें इसके बारे में, भूमध्य सागर में तेजी से गर्म होने के कारण समुद्र का तापमान बढ़ा है, जिससे जेलीफिश भी बढ़ी है। और पुर्तगाली नाम है इसका मैन ऑफ वॉर, नीला ड्रैगन, मैन ऑफ वॉर कहते हैं इसको, मैन ऑफ वॉर। नीला ड्रैगन का शिकारी मत लिखें, शिकार नहीं है। आकर्षित हो रहे हैं मतलब नीला ड्रैगन बढ़ रहा है। इससे क्या होगा
इससे नीले ड्रैगन से क्या होगा, नीला ड्रैगन बढ़ते 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 ये स्थिति होगी कि इससे जो है इकोलॉजी, किसकी, ओशन इकोलॉजी, मतलब समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा। दुर्लभ घटना का मूल कारण जलवायु में परिवर्तन है। तो भूमध्य सागर का तापमान बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखो भाई, सीधी बात है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझा देता हूँ, ठीक है। मेरा घर है, मेरे घर में 4 लोग हैं, मान लो 4 लोगों के लिए खाना पर्याप्त है। मेरे घर में 10 लोग आ जाएं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 6 लोगों ने मेरे घर में आकर व्यवस्था बिगाड़ दी। तो यही वाली कहानी इनकी है। जितनी जेली फिश की ज़रूरत है उतनी जेली फिश तो चाहिए ना। अगर जेली फिश ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, दूसरों का खाना खाएगी। और इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर पेड़ पौधे बढ़ गए, पेड़ पौधे बढ़ गए समुद्र के अंदर, पेड़ पौधे जब बढ़ गए तो पेड़ पौधों में क्या होगा, बताओ तुम मुझे। पेड़ पौधों में कुछ नहीं होगा। पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो दूसरे पेड़ पौधों की ऑक्सीजन पी जाएंगे। अब जब दूसरे पेड़ पौधे की ऑक्सीजन पी जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, दूसरे पेड़ पौधे नहीं बन पाएंगे। इसीलिए एक क्या कहते हैं, एक टेक्निक है जिसका नाम है सुपोषण। टेक्निक कह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुपोषण। मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। चलो, एक एक वो है क्या नाम है, सुपोषण। इसको याद रखेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। सुपोषण में क्या होता है कि सुपोषण में बीओडी, बीओडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, सुनते रहिए आप। जैसे मान लीजिए हमने खेतों में खाद लगाया, खाद लगाया, खेतों का पानी बहकर कहाँ गया, खाद वाला, तालाब में। तालाब में क्या हुआ, क्या थे, पेड़ पौधे छोटे छोटे। वो पेड़ पौधे क्या हुए, क्योंकि उन्हें खाद मिला, वो बढ़ गए। जब बढ़ गए तो उन्हें जीवित रहने के लिए पानी से क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब जब पानी से ऑक्सीजन चाहिए तो उन्होंने क्या करा, ज़्यादा ऑक्सीजन खींची, ज़्यादा ऑक्सीजन खींची तो इसे कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। अब जब उन्होंने ऑक्सीजन खींच ली तो क्या होगा, अन्य पेड़ पौधों को ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी। अन्य पेड़ पौधे, अन्य को क्या हो गया, अन्य को नहीं मिली। अन्य को जब नहीं मिली ना, सुनो, तो जब अन्य को नहीं मिली तो अन्य क्या करेंगे, फिर पानी में से खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन खींच नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, अन्य पेड़ पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। अन्य पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या शुरू हो जाएंगे, मरने शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, मतलब इकोसिस्टम खत्म। तो ऐसा समझे नहीं, आ गई बात समझ में। यही इसके साथ हो रहा है। भूमध्य सागर जो तेजी से गर्म हो रहा है तो इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। कौन कौन सी, ये एक तो जेली फिश बढ़ रही है और एक ये बढ़ रही है। अच्छा, भूमध्य सागर के बारे में मैंने आप लोगों को फिर से बताने के लिए पूरा का पूरी कहानी उठा लाया। देखो, ये तो है अफ्रीका, अफ्रीका, ये है यूरोप, ये ऊपर का, यहाँ से शुरू हो जाता है एशिया। तो भूमध्य सागर पहले तो तीनों के बीच में मैंने उस दिन भी आप लोगों को याद करवाया था कि टी बर्गर कोड याद रखेंगे, ब्लैक सी का, कैस्पियन सी का करती, कैस्पियन सी का कोड बताया था करती, कौन कौन से देश हैं ये याद करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, करती में कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद करें, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, ठीक, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। और ये आर है, बी नहीं है, आर है, तो रशिया हो गया। ए से कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, और टी से तुर्की, और आई से ईरान। एक करती बताया था मैंने आप लोग कोड। इसमें बताया था टी बर्गर, जिसने मेरी वो क्लास देखी होगी उसको याद होगा। टी बर्गर में यूक्रेन आ गया, रोमानिया आ गया, बुल्गारिया हो गया, तुर्की हो गया। तुर्की देखो, तुर्की इधर भी है, नहीं सॉरी, इधर तुर्कमेनिस्तान है, तुर्की नहीं है, तुर्की इधर है। जॉर्जिया हो गया। इस तरीके से आप सब याद कर सकते हैं। अब इतने सारे देशों को याद कर पाना बहुत मुश्किल है तो मैं इस ज्योग्राफी को, इसकी थोड़ी सी पूरे मेडिटेरियन सी की ज्योग्राफी 2 मिनट में समझा देता हूँ। ये अब ध्यान से सुनते रहना। देखो भाई, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये यूरोप से बिल्कुल अलग की तरफ रखा हुआ है। ये रहा, इसमें इसमें ये 2 देश हैं, पुर्तगाल, स्पेन, एक और है, ठीक है, अंडोरा। पुर्तगाल और स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन, ठीक। ये 2 देश हैं। ये कौन सा देश है, मोरक्को। मोरक्को कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। इसकी कैपिटल है रबात, ठीक है। इनके बीच में एक जल संधि है जो दोनों को जोड़ती है, जिसका नाम है जिब्राल्टर।
यहीं का कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के समय में आया था इब्न बतूता। कहाँ का था? मोरक्को का ही था। कौन सी किताब है इसकी? रहेला। ठीक है, चलो कलर पेन चेंज कर लेते हैं। तो याद रखेंगे जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में? स्पेन मोरक्को के बीच है, अफ्रीका और इसके बीच में है। और कौन से समुद्र को जोड़ती है? भूमध्य सागर को यहाँ से जोड़ती है अटलांटिक सागर से। ये इटली है, देखो इटली बिल्कुल उसकी तरह पड़ा हुआ है। और ये सिसली द्वीप है, इसका छोटा सा द्वीप सिसली है। ये कोर्सिका, ये भी इटली के अंडर में ही आता है, नेपोलियन से संबंधित आइलैंड है ये तुर्की हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है मिस्र, ये रहा इजिप्ट, मिस्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक कैनाल है जिसका नाम है स्वेज कैनाल। क्या नाम है? स्वेज कैनाल। अब स्वेज कैनाल के बारे में बात करें तो यहाँ से क्या है? लाल सागर, और ये क्या है? भूमध्य सागर। इसको कहते हैं हम भूला। क्या कहते हैं? भूला कोड। किस किस के बीच में? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। ये ग्रीस है, कई सारे देश हैं, ये बहुत सारे देश हैं जो इसके बीच में पड़ते हैं। इसके आइलैंड भी कुछ याद रखने हैं। एक आइलैंड है माल्टा, ये है शायद, आई थिंक यही है माल्टा। माल्टा क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आप भी याद रखेंगे। ठीक है, पूरी लगभग मैंने ये समझा दी है आप लोगों को मेडिटेरियन सी की कहानी। ठीक है, भूमध्य सागर की 2 जल संधियाँ याद कर लेना। अच्छा, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण अनुसंधान पत्र में हाल में ही एक अध्ययन के अनुसार अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा ढहने के कगार पर? ढहने का मतलब खत्म होना, यहाँ पर गलत लिखा, खत्म, समाप्ति की ओर है। ठीक है, एक लेटर छपा है, लेटर छपा है प्रकाशित हाल में अध्ययन के अनुसार अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा? तो ये धाराएं हैं, कनेरी धारा हो गई, क्यूरोशियो हो गई, ये लेब्राडोर हो गई। तो यहाँ पर इसका आंसर है ये असल में गर्म धाराओं का समूह है। कई सारी गर्म धारा खत्म होने के बगल में। अब कहोगे धारा क्या साहब, क्या महासागर में धारा चलती है? बिल्कुल, ये समूह है इसका, बिल्कुल महासागर में धाराएं चलती हैं। धाराएं कौन कौन सी चलती हैं ये मैं आप लोगों के लिए देखो, ये जितनी क्लास पढ़ा रहा हूँ ये पहली बार टॉपिक आया है मेरे सामने, तो इसलिए जब आया तो पहली बार ही मैं पढ़ा देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ईजिली हो जाएगा। जैसे हम अगर बात करें जल्दी से, ये तो हमने बता दिया आप लोगों को। इसमें गल्फ स्ट्रीम भी शामिल है। गल्फ स्ट्रीम कैसी गर्म धारा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म पानी उत्तर की ओर तथा ठंडे पानी दक्षिण की ओर प्रसारित करता है, जैसे कि अध्ययनों में चेतावनी दी गई है। इसके पतन से वैश्विक जलवायु में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, वर्षा और तापमान के पैटर्न पर प्रभाव पड़ सकता है। ये 1600 वर्ष में किसी बिंदु की तुलना में कमजोर है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये क्या है? साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? अफ्रीका, ये क्या है? यूरोप, ये क्या है? एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। देखो ये जो है ना, ऐसे समझ लो, ये जा रही है जीरो इक्वेटर रेखा। इसके आसपास जितनी भी होगी ना वो गर्म होगी, आसपास कितनी भी होगी गर्म होगी। इसको छोड़ती, देखो ये निकली है गर्म और ये निकली है ठंडी। इसको छोड़ती हुई जाएगी, जो इसको छोड़ती जाएगी वो तो गर्म होगी, और जो इसके पास आएगी वो क्या होगी? ठंडी होगी। ऐसे ही ऊपर से जो इसको छोड़ती हुई जाएगी गर्म होगी, जो इसके पास आएगी ठंडी आएगी। अब हम यहाँ से शुरू कर देते हैं अपने यहाँ से। तो देखो जो इसको छोड़ती हुई जा रही है वो तो है ठंडी, वो सॉरी गर्म, उसका नाम है अगुलहास। अगुलहास कहाँ पर? इंडियन ओशन की गर्म जलधारा है। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये 2 याद कर लो बस, बाकी कोई मत याद करना। ठीक है, ये मत याद करना, इक्वेटोरियल गर्मी होगी, इनको कोई याद मत करना, कोई भी याद मत करना, कोई भी याद मत करना, बस सिर्फ 2 याद कर लो। और अगुलहास और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन देखो ये ठंडी है, ये गर्म है, पूरब में गर्म है, ऐसा करके याद रख लो, पूरब में गर्म है, ये याद कर लेना। ठीक, अब इधर आ जाओ। ओयोशियो ठंडी है क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है। किसके पास है? जापान के पास। जापान का नाम भी ओयोशियो और इस तरीके के, तो ऐसे याद कर लो। क्यूरोशियो, ये भी जापान का है। क्रूशियो कैसी है? गर्म है, इसको याद कर लो। 2 तो यहाँ हो गई, कहाँ पर? नॉर्थ पैसिफिक में। ये हो गई इंडियन ओशन में। अच्छा, यहाँ से आ जाए, यहाँ पर आ गई अलास्का। अलास्का कहाँ है? क्योंकि अलास्का यहाँ पर एक राज्य है। अलास्का जलधारा भी कहाँ होगी? यहाँ होगी। और यहाँ पर कैसी होगी? ये गर्म होगी। ठीक है, ये भी क्योंकि छोड़ के जा रही है। अब आ जाओ, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, तो कोई ऐसी नहीं है, बस पेरू याद कर लेना। इसी की वजह से अल्नीनो निकलता है। अल्नीनो याद रखना, पेरू जलधारा की वजह से। अल्नीनो लालीनो क्या है बता देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, अब ये है मेन इंपॉर्टेंट। तो पहले हम इसके बारे में याद करें। गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होती है क्या? भाप, गर्म। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म होगी।
और ये भी इसमें शामिल है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। लैब्राडोर, लैब्राडोर कुत्ता होता है, आपने देखा होगा, वो सुस्ती की लालटेन होता है, सुस्ती की तरह पड़ा रहता है। तो आज हम एआई में गोता लगा रहे हैं भैया, तो लैब्राडोर पड़ा रहता है सुस्त, तो लैब्राडोर ठंडी हो गई। ग्रीनलैंड कैसी होगी? ठंडी हो गई, ठीक है। कनारी, कनारी कैसी होगी? ठंडी हो गई। तो जो नीचे की तरफ आएगी वो ठंडी, और जो ऊपर की तरफ जाएगी वो गर्म होगी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैंने इतनी बात बता दी, इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और आप इसको याद करेंगे बड़े आराम से, अगर जो इसको एक बार दोबारा चैट पर देख लेगा। ये ब्राज़ील के किनारे पड़े, ब्राज़ील, तो ब्राज़ीलियन धारा कैसी गर्म है और बेंगोला कैसी ठंडी है। तो एक तो ये याद कर लेना, इसको याद कर लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, 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 ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 9 हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक भी इंपॉर्टेंट है 10, और 11 अगुलहास हो गई, 12 ये हो गई, कुल 13। क्या 13 ओशन करंट याद नहीं कर सकते तुम लोग? नौकरी पाने के लिए हैं, समझ गए? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल में कौन सी भारतीय एनजीओ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बना है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है, बड़े बड़े लोगों को मिला है। कहाँ से मिलता है? फिलीपींस गवर्नमेंट देती है। कैसे कैसे देती है हम बात करेंगे, पहले तो इसके बारे में ये है, टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसको मिला है एजुकेट गर्ल को। क्या करा है इसने? ऐसे ही बता देता हूँ, ये 2024 का मिला है, 25 में दिया गया है, अभी दिया गया 2024 में का है ये। इसमें क्या करा है? लड़कियों को संगठित किया है, लड़कियों का नामांकन बढ़ाया है, स्कूल लेके जाकर गए हैं, उनके जीवन कौशल से संबंधित सारी व्यवस्थाएं इसने की हैं। ये पहला क्या है? संगठन है। व्यक्तिगत तो बहुत मिले हैं, लेकिन भारतीय लोगों को संगठन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए देखो, इन लोगों को, हमारे केजरीवाल साहब को मिल चुका है, रवीश कुमार को मिल चुका है, सोनम वांगचुक को मिल चुका है। सोनम वांगचुक वो 3 इडियट वाले, बेजवाड़ा विल्सन को मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को मिल जाए। एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या है इसके अंदर? ये देखिए, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार एशिया भर में निस्वार्थ और परिवर्तनकारी नेतृत्व के प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है। 1958 में 7 में फिलीपींस, तो कौन देगा? फिलीपींस देता है, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है, 7 में राष्ट्रपति के सम्मान में प्रमाण पत्र, एक पदक और नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का नोबेल है। वनों की कटाई और तापमान में वृद्धि करने के कारण एक प्रमुख रूप से पहचाने जाने वन विनाश चाप, इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे, इसको आर्क ऑफ डिफोरेस्टेशन कहेंगे, जहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा है बुरी तरीके से, तो वह है अमेजन। अमेजन के जंगल बहुत ज़्यादा बड़े जंगल हैं, विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं, वर्ल्ड के, दुनिया के फेफड़े। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन यहाँ भी कटाई शुरू हो गई है, ठीक है। संदर्भित करता है मुख्यतः ब्राज़ील, जहाँ पर पशुपालन और कृषि गतिविधियों के कारण व्यापक वनों का विकास हुआ, मतलब एक चाप के रूप में ही काट दिए गए। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये ब्राज़ील वाले और ये जितने भी ना भूमध्य रेखा के आसपास हैं। देखो मैं आप लोगों को इस वाले मैप में ही समझा देता हूँ। एक सेकंड, कहाँ गया? आगे चले गए। तो इस वाले मैप में समझा देता हूँ। ये कहाँ गए, कहाँ गए? ये रहा, देखो यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ये इसके इक्वेटर के आसपास सारे अमेजन के जंगल हैं, यहाँ अमेजन नदी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखेंगे हम। तो ये क्या कर रहा है? ये काट देते हैं, ये इतना काट दिया, देखो सोचो, ठीक है। ये टेम्परेचर भी बढ़ाने से रोकता है, सारे काम करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है, इसको हमें रोकना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। संघाई, एससीओ बहुत अच्छा है, संघाई सहयोग संगठन, एससीओ। ये क्या है? पहले तो याद रखेंगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। मिलिट्री का मतलब ये आतंकवाद के खिलाफ बनाया गया है, ठीक। कहाँ हुआ है? ये तियानजिन में हुआ है, अभी मोदी जी ने भाग लिया है इसमें, 2025 का तियानजिन में हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम देखें, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में एससीओ संगठन में भाग लिया। पहली बात, एससीओ है क्या? एससीओ 2001 में स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 2001 में। कहाँ हुई थी? एशिया में हुई थी। राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है, मेन तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करता है ये। इसमें कुछ देश शामिल हुए थे, जिसमें चीन और रूस प्रमुख थे, फिर इनके पड़ोसी देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 देशों ने शुरू किया था। जून 2017 में भारत को, रशिया ने कहा भारत को जोड़ो। अब रशिया ने कहा जब भारत को जोड़ो, तो उन्होंने कहा, चीन ने बोला पाकिस्तान को जोड़ो। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना, आतंकवाद के खिलाफ की बात करते हैं और आतंकवाद से जो स्पॉन्सर्ड कर रहा है देश, उसको हम ले आए, तो 8 हो गए, ठीक है।
भाई चीन की वजह से लाना पड़ा रशिया को। फिर जुलाई 2023 में ईरान जुड़ गए तो 9 हो गए, और फिर कौन जुड़ गया, बेलारूस। कुल मिला के 10 देशों का संगठन हो गया, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, SCO, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। अलास्का, अलास्का एक ऐसा है जो रशिया ने बेचा और अमेरिका ने खरीदा, जहां अलास्का जलधारा भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो यहाँ पर भारत के साथ युद्ध अभ्यास होता है हमेशा, इसका बहुत समय से चला आ रहा है, और वो हुआ है मद्रास रेजिमेंट से। मद्रास रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट है। पुरानी क्यों रेजिमेंट है, क्योंकि सबसे पहले 1638 में सबसे पहली प्रेसिडेंसी कहाँ बनाई गई थी, मद्रास में बनाई गई थी। किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने। नाम क्या था इसका, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आ रही बात समझ में, ठीक, आगे चलते हैं हम। प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जाएगा। ये पैदल सेना के रेजिमेंट है। 1 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक होगा। कहाँ पर होगा, अलास्का में होगा, फोर्ट वैनराइट अलास्का में होगा। अमेरिका सेना की पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉब केट्स द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में हेलीबोर्न ऑपरेशन, मतलब पर्वतीय युद्ध, मानव रहित प्रणालियाँ, अमेरिका सेनाओं के बीच में युद्ध की तैयारी, सहयोग, ये सारी चीज़ों को वो करेगा, सुनिश्चित करेगा। और फोर्ट वैनराइट अलास्का में होगा। इसको इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, याद है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चाओं में थी, वो कहाँ, उत्तराखंड में। साहब यहाँ पे मजदूर फंस गए थे अभी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट चर्चाओं में आई। देखो हाल में ही धाराचूला में 280 मेगावाट की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना में एक सुरंग में 22 घंटे तक फंसे रहने के बाद 19 कर्मचारियों और एक अधिकारियों को बचा लिया गया है। धौली गंगा किस पर है, परियोजना जो अलकनंदा की सहायक नदी है। मैं अभी आप लोगों को पूरी कहानी गंगा प्रणाली समझा देता हूँ। ये मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये तो हो गया बद्रीनाथ, ये हो गया केदारनाथ, ये हो गया गंगोत्री, ठीक है, ये हो गया विष्णुप्रयाग, ये हो गया नंदप्रयाग, ये हो गया कर्णप्रयाग, ये हो गया रुद्रप्रयाग, ये हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद क्या बन जाती है, गंगा। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से जो सबसे पहले निकलती है ना, हाँ इसको छोड़ो, सबसे पहले केदारनाथ शुरू करते। केदारनाथ में जो निकलती है उसका नाम है अलकनंदा, और अलकनंदा चीन नदी चलेगी मोटी मोटी ये। इसमें एक धौली गंगा मिलेगी, कहाँ से, बद्रीनाथ से निकलती हुई। तो धौली गंगा यही वाली है वो। धौली गंगा मिलेगी कहाँ, विष्णुप्रयाग में, ठीक, ये विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिल जाएगी। फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिल जाएगी ये रही। कर्णप्रयाग में पिंडार मिल जाएगी ये रही। फिर मंदाकिनी निकलेगी गंगोत्री से, और मंदाकिनी किस में मिलेगी, अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में। तो सब अलकनंदा में मिल रही हैं। और बद्रीनाथ से कौन सी निकल रही है, ये निकल रही है भगीरथी। और भगीरथी कहाँ, ये बद्रीनाथ नहीं, सॉरी भगीरथी निकलेगी, और वो कहाँ मिलेगी, देवप्रयाग में गंगा से मिल जाएगी, उसमें सॉरी अलकनंदा से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आता है गंगा कब बनी, गंगा बनी साहब अलकनंदा और भगीरथी के सहयोग से, मतलब दोनों जब नदियाँ मिली। तो ये सारी नदियों का मैंने बताया, ये धौली गंगा इसलिए चर्चाओं में थी, गंगा नदी तंत्र का। निवेशक दीदी चरण सेकंड, निवेशक दीदी परियोजना चल रही है जिसमें महिलाओं को इन्वेस्टमेंट करा के उन्हें आगे बढ़ाना है। तो ये इसके द्वारा चल रही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा चल रही है। तो आप लोग इसको याद रख लें। 9वां क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन आ गया है। कार्बन ब्रीफ द्वारा 2025 के विश्लेषण के अनुसार किन 2 देशों ने, कार्बन ब्रीफ एक वो है क्या कहते हैं जिसने बताया है कि कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं देश। दुनिया भर के लगभग 88% नई कोयला बिजली क्षमता को का प्रस्ताव रखा है। किसने रखा कोयला का, एक तरफ तो आप बात कर रहे हो सोलर एनर्जी, और चीन और भारत ने, इन्होंने कहा कि हम तो भैया 88% से कम कोयले का वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। तो 88% का तो इन्होंने प्रस्ताव रख दिया, मतलब प्रस्ताव क्या रख दिया, ये समझ लीजिए 88% इन दोनों मिलाकर बिजली का कोयले से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए 10 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और AI की गहराई में गोता लगाया आपने, और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखना, और ज़रूर हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।